पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला भारतीय टीम हार गई। एक रोमांचक मुकाबला हमें देखने को मिला दुबई के मैदान पर। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम क्या कुछ करेगी, किस तरह से अपना कॉम्बिनेशन सुधारेगी और क्या कुछ रणनीति होगी, क्योंकि जिस तरह के एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान के खिलाफ किए गए वो एक मजबूरी में किए गए एक्सपेरिमेंट भी थे, क्योंकि आपके पास पेस बॉलिंग का कोई ऑप्शन नहीं था। और ऐसे में आपको यह भी देखना था कि सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन आपका कौन होगा और साथ ही बैटिंग में कौन कंट्रीब्यूट कर पाता है। लेकिन जिस खिलाड़ी को खिलाया गया उस खिलाड़ी का बतौर गेंदबाज इस्तेमाल भी नहीं किया गया और कई तरह के सवाल भी खड़े हुए कि आखिर रणनीति में कमी रह गई, सिलेक्शन पॉलिसी में कमी थी, या फिर जिस तरह की टीम हमने 11 खिलाई मैदान पर वो शायद पाकिस्तान के खिलाफ सही टीम नहीं थी, जिसकी वजह से हमें मैच हारना पड़ा। और मैच हारने के साथ ही अब सवाल बड़ा ये खड़ा हो गया कि एशिया कप में अपने आप को बनाए रखने के लिए अब श्रीलंका को हम हराएं कैसे। श्रीलंका वो टीम है जो बैक टू बैक 2 मैचेस जीत के आ रही है। उनके बाएं हाथ के बल्लेबाज बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और अगर मैं आपको बताऊं कि बाएं हाथ के बल्लेबाजों की बड़ी परेशानी रही है हिंदुस्तान के गेंदबाजों के सामने, तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप पिछला ही मैच याद करें, नवाज मैदान पर उतरे और उन्होंने पाकिस्तान के लिए मैच का रुख ही बदल दिया। एक समय ऐसा लग रहा था भारतीय टीम बहुत आसानी से मुकाबला जीत जाएगी, लेकिन जैसे ही मोहम्मद नवाज आए पिच पर, उन्होंने जिस तरह से 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, भारत के पास कोई जवाब नहीं था। और ऐसे में एक बार फिर इस बात को लेकर शंका है कि कहीं श्रीलंका के बाएं हाथ के बल्लेबाज चल गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि श्रीलंका की टीम में बाएं हाथ के बल्लेबाजों की भरमार है। इसीलिए आज हम वो 5 पॉइंट्स पे चर्चा करने वाले हैं जो पॉइंट आपके सामने दिख रहा है। मसलन मिडिल ऑर्डर में कंट्रीब्यूशन ज्यादा चाहिए, हार्दिक और ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाजों। फील्डिंग में बहुत सुधार की जरूरत है, जब से रविंद्र जडेजा गए डायरेक्ट थ्रोज नहीं लग रहे हैं, कैच भी मिस किए जा रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से टीम खिलाई गई उस पर भी सवाल है। अगर आप वाइड बॉल देखें तो कल 7 वाइड बॉल फेंकी गई, यानी कि 21 ओवर आपने दिए हैं पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है, जिसमें से अकेले 3 वाइड बॉल एक ही ओवर में डाला रवि बिश्नोई ने। अगर स्पिनर नो बॉल या वाइड डालता है तो वो भी अपने आप में एक क्राइम है जिससे बचना है भारतीय टीम को दिए। वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे बातचीत करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत हम सबसे पहले उस रणनीति से कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा में, खासतौर से जब आप कोई मैच हारते हैं तो फिर सवाल उठने और भी बढ़ जाते हैं। और इंडिया न्यूज वो प्लेटफॉर्म रहा हमेशा से जहां पे हम सही और वाजिब सवाल उठाते रहे। ये सवाल आपके भी जहन में होगा, हम सबके भी जहन में है कि एक गेंदबाज के हटते ही, एक पेस बॉलर के हटते ही कैसे टीम का समीकरण बिगड़ गया। क्या राजकुमार सर रीजन आप देख रहे हैं कि एक पेस बॉलर बीमार पड़ता है और आपको 3 फोर्स चेंजेस करने पड़ जाते हैं टीम में? राजीव, ये बड़ी वाकई में अफसोसजनक स्थिति थी कल, और ये फोर्स्ड सिलेक्शन इस वजह से हुआ कि एक हमारा फास्ट बॉलर अनफिट होता है, हमारे पास उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एक फॉल्ट हुआ है कहीं ना कहीं वो हम लोगों से, टीम मैनेजमेंट से, सेलेक्टर से, कि आपको एक रिप्लेसमेंट रखना चाहिए था। और उसके बाद फिर आप रविंद्र जडेजा को खो देते हैं, वहाँ उनकी जगह अक्षर टीम में आए थे लेकिन उनको नहीं खिलाया जाता। 2 लेग स्पिनर खेलते हैं और आपके पास एक जेन्युइन ऑफ स्पिनर है, आप अश्विन, उनको नहीं खिलाते और उनकी जगह आप हुडा को खिलाते हैं। एक अच्छी चॉइस है मैं कहूँगा। लेकिन जब नवाज जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे, वहां पे जरूरत थी कि आप 1-2 ओवर हुडा से कराएं, या बाद में भी जब लेफ्ट हैंडर जो नॉट आउट गए हैं वो, तब भी एक भी ओवर हुडा से नहीं कराया गया। और उनको टीम में इसीलिए शामिल किया गया था कि वो एक 6th बॉलर की ऑप्शन देंगे टीम मैनेजमेंट को। लेकिन कहीं ना कहीं उनका ना उपयोग किया जाना ये दर्शाता है कि शायद कप्तान को उनके ऊपर भरोसा नहीं था, या कप्तान ने उस टाइम सोचा नहीं इस बारे में कि जब नया बल्लेबाज आया, दैट टू अ लेफ्ट हैंडर, तो वहां पर दीपक हुडा के 2-3 ओवर निकलवाए जा सकते थे और वो बहुत यूजफुल होते हैं, क्योंकि अच्छा आइडिया है दीपक हुडा को T20 में गेंदबाजी करने के, और स्पेशली लेफ्ट हैंडर्स को। बिल्कुल, सवा करीम भी हमारे साथ इस चर्चा में अब शामिल हो रहे हैं। सवा भाई, हालात तो कल कुछ वैसे ही थे कि आपके तरकश में ढेर सारे तीर है, लेकिन आपको पता नहीं है कौन सा तीर चलाना है। और खास तौर से तब एक जब लेफ्ट हैंडर खेल रहा हो, और आमतौर पे हमने देखा है जब कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होता है तो फिर आप कोशिश करते हैं कि आप अपने ऑफ स्पिनर के ज्यादा से ज्यादा ओवर निकलवा लें। क्या रीजन आप देख पा रहे हैं दीपक हुड्डा को जिस तरह इग्नोर किया गया, जिस तरह से आपने भी सवाल खड़े किए थे कि एक तेज गेंदबाज के हटने से ऐसा लगा पूरी टीम की रणनीति और समीकरण बदल गया, और अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि आप श्रीलंका से आ रहे तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे? राजीव, देखिए यहाँ पर मैं चंद बातों पर टिप्पणी करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो राजकुमार ने कही है, जिसके बारे में आप भी बात कर रहे हैं,
कि चयनकर्ताओं की बहुत बड़ी भूल है कि उन्होंने रिजर्व में 15 की जो टीम बनाई थी उसमें एक भी सीमर रखा नहीं। अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा सीमर होता रिजर्व स्क्वाड में तो फिर आप उसको आसानी से 11 में खिला सकते थे। दूसरी बात, जिस कॉम्बिनेशन के साथ पिछले 7 या 8 महीने से आप अडिग रहे, मतलब यह है कि 5 रेगुलर बॉलर्स और हार्दिक पांड्या एक 6 बॉलिंग ऑप्शन के रूप में आपकी टीम में जो खेलता आ रहा है, जिस कॉम्बिनेशन से आपको सफलता मिली है इंग्लैंड में भी, वेस्ट इंडीज में भी, उसके पहले जो होम सीरीज हुई दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध, वहां पर जब मैच हारने के बाद जो कमबैक किया था वो तभी हो पाया था क्योंकि हम अडिक्ट थे 5 बॉलर और एक 6 बॉलिंग ऑप्शन हार्दिक पांड्या के रूप में खिलाने में। वहां से हम हटकर चले गए। वहां पर हम लोगों ने क्या किया, हमने हार्दिक पांड्या को एक 5th बॉलर के रूप में खिलाया और दीपक हुडा को एक 6th बॉलर के रूप में खिलाया। ठीक है, अब बात आती है कि अगर आपको 5 बॉलर खिलाना था तो मैं मानता हूं कि आपकी टीम में एक एक्स्ट्रा सीमर नहीं था। तो अगर आपकी टीम में एक एक्स्ट्रा सीमर नहीं है तो क्या आप एक और एक्स्ट्रा स्पिनर क्यों नहीं खिला सकते हैं? अगर आपको रवि बिश्नोई को खिलाना था तो फिर आप अक्षर पटेल को क्यों नहीं खिला सकते थे? अक्षर पटेल ने नंबर 7 पर रन बनाए हैं आपके लिए। अगर आप ऋषभ पंत को खिला ही रहे हैं मिडिल ऑर्डर के रूप में ताकि आप उनको फ्लोटर के रूप में इस्तेमाल करें, जो काम रविंद्र जडेजा ने पिछले मैच में किया था, उसके जगह पर आप ऋषभ पंत को खिला रहे हैं और आप तैयार है दिनेश कार्तिक को ड्रॉप करने के लिए, तो फिर आपको एक और एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना चाहिए था। तो आपके पास 4 स्पिनर आप क्यों लेके गए हैं? आप इसी वजह से लेके गए हैं क्योंकि आपको लगता है कि यूएई में जो विकेट हैं वो मदद करेंगे स्पिनर्स को। और अगर ऐसी बात थी और परिस्थिति कुछ ऐसी बन आई थी कि आपके आवेश खान जो एक सीमर है वो इंजर्ड है, तो उनकी जगह पर आप एक और स्पिनर खिला सकते थे। तब भी आपके पास जो कॉम्बिनेशन है वही रहता, 5 बॉलर का। वहां पर भी हार्दिक पांड्या 6 बॉलर के रूप में खेलता, फिर आप आसानी से टीम बना सकते थे। तो 1 या 2 परिवर्तन की वजह से आपने एक तो नंबर 1 पूरे कॉम्बिनेशन को बदल दिया, जिसकी वजह से आपको सफलता मिलती आ रही थी। आपने ज्यादा दबाव डाल दिया हार्दिक पांड्या के ऊपर। अभी तक कभी भी उन्होंने 5th बॉलर के रूप में गेंदबाजी की नहीं जब से उन्होंने वापसी की है इंजरी से। यहाँ पर आपने उनके ऊपर अननेसेसरी दबाव डाल दिया, विकल्प आपके पास बचे नहीं। ऐसी स्थिति आ गई जहां पर रोहित शर्मा चाहते हुए भी दीपक हुडा को करा नहीं सकते थे क्योंकि पहले उन्होंने उनको कराया नहीं। तो इस तरह की गलतियां अगर आप करेंगे इतने बड़े मैच में तो फिर अंजाम आपके हित में बहुत कम बार जाएगा। पर सिर्फ टीम की अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें, गलतियां वहां पे नहीं हुई राजकुमार सर, गलतियां और भी ढेर सारी हुई है जिसपे हम लगातार यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे चला भी रहे हैं। रितेंद्र सिंह सोढी भी अब हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। रितेंद्र, हमेशा कहते हैं कि जब जीत आपको मिलती है तो तमाम खामियां आपकी छुप जाती हैं, लेकिन जैसे ही आप मैच हारते हैं वो पर्दा उठ जाता है और तमाम खामियां एक एक करके बाहर आती हैं। अब मसलन एक तो आपने 6ठा बॉलर यूज नहीं किया और जो आपके मेन 5 बॉलर्स थे उनमें से अगर हम सबकी वाइड बॉलें मिला लें तो आपने एक एक्स्ट्रा ओवर भी फेंक दिया, यानी कि 7 वाइड बॉल आपने पाकिस्तान को 1 ओवर पूरा एक्स्ट्रा दिया है मैच जीतने के लिए। कैसे आप देख रहे हैं इसको? जी हाँ राजीव, देखिए तमाम गलतियां हुई हैं क्योंकि आप अगर इतना लंबा टोटल अगर कोई टीम चेस कर जाती है और वो भी जब पाकिस्तान जो मानी जाती है दे हैव टेंडेंसी टू क्रम्बल जब स्कोर ज्यादा होता है, उनका कोलैप्स बहुत बार हमने देखा है। लेकिन कल जिस तरह वो खेले, देखिए तारीफ तो आपको करनी होगी रिजवान की, जिस तरह उन्होंने बैटिंग को क्रम को संभाल के रखा, अच्छी बल्लेबाजी की, बाद में आके उनके जो मिडिल ऑर्डर है उन्होंने प्रेशर को संभाला। लेकिन ऑल सेड एंड डन अगर हम गलतियों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं देखिए आपने जो क्रूशियल मोमेंट्स हैं वो जीती ही नहीं। अगर हम बात करें 15वें ओवर की, जब चहल बॉलिंग कर रहे थे 15 रन से ऊपर उस ओवर में आ गए। अगर भुवनेश्वर के ओवर की बात करें अराउंड 19 रन उस ओवर में आ गए। आपने वाइड बॉल्स की बात की, देखिए वाइड बॉल्स कार्डिनल एरर है। बहुत अच्छी बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं बिश्नोई ने, लेकिन वो लगातार जो वाइड्स जा रही थी वहां से प्रेशर भी रिलीज हो रहा था। तो जी हाँ, तमाम गलतियां हैं। लोग बहुत बात कर रहे हैं अर्शदीप के कैच की, मुझे लगता है दैट वाज वन ऑफ द मोमेंट। देखिए वो पार्ट ऑफ द गेम है, वहां से फर्क बहुत पड़ा है, लेकिन फर्क और भी बहुत चीजों से पड़ा है राजीव, और वहां पे भारतीय टीम को काम करने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप 4था सीमर लेके नहीं गए हैं, आपने ये सोच लिया कि आपके तीनों फ्रंटलाइन बॉलर फिट रहेंगे, फॉर्म में रहेंगे, तो ये शायद कुछ ज्यादा पॉजिटिव सोच हो गई। तो यहाँ पे हमें मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि अभी जैसे साहबा भी बात कर रहे हैं, देखिए स्टेज वो आ गई थी, दीपक हुडा को बॉलिंग करवाएं ना करवाएं, और जब ऐसी स्थिति में कप्तान होता है तो वो करे तो क्या करे, क्योंकि विकल्प मौजूद ही नहीं है। तो जी हाँ, बहुत कुछ सोचने की जरूरत है, क्योंकि इस हार में देखिए हार जीत चलती रहती है, बट अगर आप ऐसे मैच हारते हैं तो बहुत सी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। बिल्कुल। और राजकुमार सर, जब
रविंद्र जडेजा इंजर्ड हुए तो हम सबके जहन में था कि दीपक चहर टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, पहली चॉइस ये होनी चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है कि आप लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट करेंगे? वो तो टीम की डिमांड देखनी पड़ेगी कि अगर आपके 3 सीमर्स हैं जिसमें से एक बीमार हो गया, एक ऑफ कलर भी हो सकता है, यानी कि 2 गेंदबाज एक साथ अगर आपके मैदान पर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दिक्कतें तो बहुत है। और हम एक्चुअली टीम सिलेक्शन की वजह से हारे मैच, ना कि हम ये बात करें कि इसने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया या उसने नहीं दिया। दरअसल हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था कि हम उस गेंदबाज के साथ जाएं। बिल्कुल राजीव, बहुत सरप्राइजिंग था अक्षर को ना खिलाया जाना, बल्कि अगर आपको याद नहीं, मैं कह रहा हूँ दीपक चहर को आपने पहले क्यों नहीं लिया? दीपक चहर स्क्वाड में है, ये तो कहा जाता है कि आप रविंद्र जडेजा इंजर्ड हुए तो आप कहते हैं कि हम दीपक चहर चाहिए, आपने क्यों छपड़ी बोली अगर नहीं खिलाया जाना उनको? डेफिनेटली वहाँ पे ये चॉइस बहुत अच्छी थी कि उनको लिया जा सकता था, क्योंकि उसके लिए शायद रूल ये है कि पूरे टूर्नामेंट के लिए जो प्लेयर बाहर हो उसका ही रिप्लेसमेंट आपको मिलता है। तो कहीं ना कहीं जडेजा का रिप्लेसमेंट दीपक चहर भी हो सकते थे। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ। जी जी नहीं, ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फास्ट बॉलिंग में, क्योंकि जब मुझे लगता है कि भारत से जब टीम गई थी तो ये सोचा गया था कि शायद 2 फास्ट बॉलर खेलेंगे और एक हार्दिक पांड्या तीसरे फास्ट बॉलर होंगे, लेकिन वहाँ के विकेट्स देख के बहुत सरप्राइज हुई है शायद इंडियन टीम मैनेजमेंट की। वहाँ पे बहुत हेल्प है फास्ट बॉलर्स को, और जब पहला मैच देखा जब बॉल उड़ रहा था तो तब से लगा कि नहीं, तीनों फास्ट बॉलर खेलेंगे और हार्दिक पांड्या चौथे फास्ट बॉलर होंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा अच्छा आपने वैलिड पॉइंट उठाया है कि रविंद्र जडेजा की जगह भी दीपक चहर को एक रिप्लेसमेंट की तरह लिया जा सकता था, और ये बहुत यूजफुल होता, क्योंकि वो जिस तरह के गेंदबाज वो हैं दीपक चहर, तो स्पेशलिस्ट हैं वो T20 क्रिकेट के और विकेट टेकिंग बॉलर हैं। और भुवी के साथ अगर शुरू में बॉल स्विंग वो करते और अर्ली विकेट्स हम पाकिस्तान के लेते तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कैपेबल थी 181 चेज करने की। सब वही इत्तेफाक रख रहे हैं आप। ये हम चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम मैच हार गए, दरअसल हम रणनीति पे यहाँ बात कर रहे हैं कि बेहतर रणनीति आपकी होनी चाहिए, बेहतर सोच होनी चाहिए। अगर आपके पास एक तेज गेंदबाज कम लग रहा है आपको, और जिस तरह की पिच और परिस्थिति राजकुमार सर भी कह रहे हैं कि पहले ही मैच में आप नजर आ गया पिच में बाउंस है, आप सारे मैच दुबई में खेलने वाले हैं और आपको मौका भी मिला कि रविंद्र जडेजा पूरे टूर्नामेंट के लिए बाहर हुए तो आप दीपक चहर को कॉल कर सकते थे। क्या ये किताब में लिखा हुआ है कि आप लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट करेंगे? एक्सीलेंट पॉइंट राजीव, और इस पॉइंट की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। यही सोच होनी चाहिए थी चयनकर्ताओं की। जब उनके सामने 2 मैच खेल चुकी है भारतीय टीम और दोनों मैचेस में भारत ने 3 सीमर्स के साथ मैदान में एंट्री की है, पाकिस्तान को देख ले वो भी 3 सीमर्स के साथ मैदान में उतर रही है, तो कोई भी वजह नहीं है कि आप रिप्लेसमेंट के तौर पे दीपक चहर को नहीं खिला सकते थे, क्योंकि आपके पास ऐसे भी 3 स्पिनर्स हैं 15 में। आपके पास रवि बिश्नोई, और अगर आप रवि बिश्नोई को प्रेफर करना चाह रहे थे तो यहाँ पर जडेजा की जगह पर रवि बिश्नोई खेल सकते थे, और आपके पास एक विकल्प रहता दीपक चहर के रूप में जिनको आप खिला सकते थे 3rd सीमर के रूप में। तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, बहुत ही वैलिड पॉइंट है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि चयनकर्ताओं ने जो रिप्लेसमेंट दिया वो बिना सोचे समझे ही दे दिया। क्या उन्होंने टीम मैनेजमेंट से कंसल्ट किया था कि वहां पर जो स्थिति बन रही, जो कंडीशंस हैं, वहां पर सीमर्स को मदद मिल रहा है, आपकी टीम का जो कॉम्बिनेशन है, आप हर मैच में 3 सीमर्स के साथ ही मैदान उतरना चाहते हैं 11 में, तो फिर हम एक एक्स्ट्रा सीमर को क्यों ना को एक्स्ट्रा नहीं दिया? सबा ऐसा नहीं होगा कि ऐसा थोड़ी हुआ होगा कि बिना कप्तान और कोच से पूछे, बिना कोच और कप्तान से पूछे नहीं रिप्लेसमेंट हुआ होगा, इनकी कंसेंट जरूर रही होगी। आई एक्सेप्ट योर पॉइंट। तो अगर ऐसा हुआ है तो फिर दोनों ही तरफ से गलती हुई है, टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी और चयनकर्ताओं की तरफ से भी, और मुझे भी विश्वास है कि वो कंसल्टेशन जरूर हुआ होगा। यहाँ पर तो पहले टीम मैनेजमेंट कहती है चयनकर्ताओं की भाई मेरे एक प्लेयर इंजर्ड हो गया, इसके जगह पर मुझे एक प्लेयर चाहिए, तो टीम मैनेजमेंट ने ये बात क्यों नहीं कही चयनकर्ताओं की मुझे रिप्लेसमेंट के रूप में एक स्पिनर नहीं एक पेस बॉलर चाहिए, और दीपक चहर मौजूद है वहां पे और जो अच्छी गेंदबाजी कर चुके हैं जिम्बाब्वे में। तो बहुत ही शानदार, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है राजीव, और इस पर जरूर सोचना चाहिए था चयनकर्ताओं को। तो वो गलती हम लोगों ने मैच शुरू होने के पहले ही कर दी, फिर रिप्लेसमेंट अनाउंस करने के पहले ही हम लोगों ने ये गलती कर दी। तब रितेंद्र अब ये बताएं, अब राजकुमार सर ने भी वैलिड पॉइंट उठाया, सभा भाई भी कह रहे हैं कि ये होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? मुद्दा ये है टीम मैनेजमेंट की गलती है, सिलेक्शन कमेटी की गलती, किसकी गलती आप देख रहे हैं? पिच आप देख रहे हैं, एक ही मैदान पे आपको सारे मैच खेलना है, ऐसा नहीं कि आप शारजा जाना है और वापस दुबई आना है। आपको बड़ी टीम होने का फायदा भी मिल रहा है, बट बड़ी टीम के साथ छोटी सोच चल रही है जो दिक्कत पैदा कर रही है, कोटा सिस्टम दिक्कत पैदा कर रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए राजीव, सबसे पहले आपने गलती की, आपने चौथा सीमर टूर शुरू होने से पहले नहीं डाला टीम में। ठीक है, एक्सेप्टेबल गलती हो गई, आपको लगा शायद
आप 3 सीमर्स के साथ काम चला लेंगे। अब एक इंजरी हो जाती है, जडेजा बाहर हो जाते हैं, तो आपको मौका मिला अपनी गलती सुधारने का, क्योंकि ये तो जग जाहिर था, हर आदमी ये बात कर रहा है कि चौथा सीमर कहां है। अगर तीनों में से किसी को कोई दिक्कत आती है, फॉर्म की बात करें, कोई मेडिकल रीजंस की बात करें, यू गॉट टू हैव समबडी वेटिंग इन द विंग्स जो आके उस खाने को भर सके। ये नहीं कि आप इंजर्ड हैं और उस खाने को भर रहे हैं आके दीपक हुड्डा। सो दिस इज एक्चुअली अनकॉल्ड फॉर। तो अब देखिए, मुझे चिंता ये हो रही है कि अभी ये टूर्नामेंट के हम मिडल में हैं, आप अगले मैच में चौथा सीमर कहां से अब लेके आएंगे? आप हम तमाम बात कर सकते हैं, 2 घंटे 3 घंटे शो कर सकते हैं। मैच तो आपको अगले दिन ही खेलना है। अब ट्यूसडे को आपको मैच खेलना है और आपके पास बिल्कुल समय नहीं है कि आप कुछ कर पाए। अब मैं वही कह रहा हूं राजीव। देखिए, अगर आपने रिप्लेसमेंट सही नहीं मांगी है तो आपको पूरा अब टूर्नामेंट यू आर 1 सीमर शॉट, यू आर 1 फास्ट बॉलर शॉट, और फिर आपके पास विकल्प क्या है? एक स्पिनर है या आपको कहीं ना कहीं से एक बल्लेबाज खिलाना होगा। तो जो जरूरत है, जो मौके की नजाकत है, हमने शायद उसको समझा नहीं है, और अब ये कैचअप रेस है। आपको कहीं ना कहीं अब खाना भरना होगा, या आवेश खान को आप फिट कीजिए, उनसे बोलिंग करवाइए, या फिर यू गॉट टू गो बैक टू दीपक हुड्डा। अब राजकुमार था, लेकिन समस्या ये है कि अब बहुत सी चीजें अब निकल कर सामने आने लगी। मसलन अब छठा गेंदबाज अगर आप रख रहे हैं, उसको गेंदबाजी नहीं करा रहे, तो इससे भी सवाल उठ रहे हैं। फिर आप रवि बिश्नोई, यजुवेंद्र चहल 2 लेग स्पिनर खिला देते हैं, और आपको अगर बाद में गेंदबाजी करनी पड़ती है तो ड्यू फैक्टर भी है जिसको आपको देखना पड़ेगा। आपको लग रहा है ये सारी चीजें जो हुई वो ठीक है? मैं फिर वही बात अपने दर्शकों से कह रहा हूं कि हम सिर्फ हार की वजह से नहीं कह रहे, हमने जो यहाँ पर ऑब्जर्व किया है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। राजीव, अक्सर ऐसा होता है, जो आप कहना चाह रहे हैं दर्शकों को, मैं उसी बात को बताना चाहता हूं कि अक्सर ऐसा होता है कि जब टीम जीतती है तो कुछ जो खामियां होती हैं वो छुप जाती हैं, लेकिन जब टीम हारती है, एंड दैट टू पाकिस्तान के खिलाफ जब हारती है, तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, बहुत सारे क्रिटिसिज्म निकल कर आते हैं। लेकिन यहाँ हम क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं, हम एक डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या बेहतर हो सकता था। और सबसे बेहतर तो जैसा पिछला पॉइंट था कि एक फास्ट बॉलर ऐड हो जाता, लेकिन साथ साथ मेरा मानना है कि 1-2 बार ऐसा हुआ कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजी करने आया, नया बल्लेबाज था, तो वहां पर उसी समय दीपक हुड्डा से 1-2 ओवर कराए जा सकते थे, क्योंकि उनको एज ए 6th बॉलर ऑप्शन आपने खिलाया था। एंड में भी अगर आप देखें, लास्ट के 5-6 ओवर में लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजी कर रहे थे, और दीपक हुड्डा कैपेबल हैं वहां पर गेंदबाजी करने के कि वो 1-2 ओवर लेफ्ट हैंडर को अच्छा डाल के निकाल सकते थे। जहां पर आपको लग रहा था कि हार्दिक काफी एक्सपेंसिव हो रहे हैं, तो उनकी जगह आप 1-2 ओवर हार्दिक से हुड्डा से अगर डलवाते तो शायद मैच बदल सकता था। बट क्रिकेट में इफ एंड बट्स नहीं होते, जो रिजल्ट हो गया सो हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि आगे शायद भारतीय कप्तान और कोच को प्लान बी हमेशा तैयार रखना होगा कि अगर आप ऐसा होता है तो हम प्लान बी पर भी जा सकते हैं। बिल्कुल एक ही फॉर्मूले पर नहीं चलना होगा कि नहीं पहले 2 ओवर वो डालेगा उसके बाद ये डालेगा, ऐसा। स्पेशली T20 क्रिकेट में यू हैव टू बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल एंड क्विक टू चेंज योर स्ट्रेटेजी। रितेंद्र, अब मुद्दा जो फंस रहा है वो श्रीलंका से आपको ट्यूसडे को मैच खेलना है। भुवनेश्वर कुमार पूरी तरह ऑफ कलर थे, उनके 1 ओवर से मैच हार गए। अर्शदीप सिंह ने कैच छोड़ा, उसका जो जिस तरह से उनका कॉन्फिडेंस गिरा है और जिस तरह की खबरें आने लगी, अब भारत के लिए 2 परेशानियां साथ हैं। आवेश खान फिट नहीं होते और 2 गेंदबाज आपके ऑलरेडी अंडर प्रेशर। श्रीलंका से आपका मुकाबला 3 टॉप के लेफ्ट हैंडर्स आपके अगेंस्ट, लेफ्ट हैंडर्स का भूत हम देख रहे हैं। नवाज ने क्या कुछ किया आपके अगेंस्ट ये हमने और ये इतिहास रहा है कि लेफ्ट हैंडर आपके अगेंस्ट हमेशा डोमिनेट करता है। अब क्या कुछ आप देख रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ रणनीति? देखिए राजीव, सबसे पहले मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि देखिए, मैच हम हारे हैं तो तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन अगर हम मैच जीत भी जाते तब भी रितेंद्र, हम तब भी यही बात करते हैं, तब भी हम ये बात करते हैं कि आप तब भी फास्ट बॉलर शॉट हैं, तब भी आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं है, आपको एक बॉलर चाहिए था विंग्स में अगर आप जीत भी रहे हैं। बट अब मुश्किलें बढ़ गई हैं, एक बॉलर आपका अनफिट है, भुवनेश्वर का कॉन्फिडेंस अब जरूर नीचे गया होगा, अर्शदीप का कॉन्फिडेंस नीचे गया होगा। दे हैव टू यू कम अप वेरी सून, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है 1-2 दिन में आपको एक ऑल इंपॉर्टेंट मैच खेलना है। तो अब आप बॉलर लाएंगे तो कहां से लेके आएंगे राजीव? तो कहीं ना कहीं जो चिंता का ये जो सबब बन गया है, ये हमने खुद खड़ा किया है। आपने देखिए तैयारी की नहीं, आपका प्लान भी था ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए, अब चिंता का विषय तो है, श्रीलंका की टीम इज प्लेइंग गुड क्रिकेट,
और अगर आपके पास ऑप्शन है तो मुझे नहीं लगता कोई ऑप्शन ज्यादा बची हैं। आपको शायद दीपक हुड्डा को खिलाना होगा। अब आप उनसे बॉलिंग की बात हो रही है राजीव, देखिए एज रोहित शर्मा बहुत बार ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि मैं बॉलिंग करवाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जहन से आवाज आती है शायद दीपक हुड्डा आपके वो बॉलर नहीं है जो आके मैच को पलट सके, मैच खुल भी सकता है। तो अगर कप्तान को कॉन्फिडेंस नहीं है, वो आपको बॉलिंग नहीं करवा पाता है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि विकल्प ही नहीं है, आपके पास बॉलर ही नहीं है। तो जी हाँ, आई थिंक अब भारतीय टीम को बहुत ज्यादा सोचना होगा एंड दे हैव टू प्ले आउट ऑफ दिस गेम टू विन अगेंस्ट श्रीलंका। बिल्कुल। अब सभा भाई, एक सवाल ये भी है कि अब श्रीलंका के खिलाफ क्या कुछ अब रणनीति होगी आपकी? क्या आप अश्विन को यहाँ पे खिलाएंगे? क्योंकि जो टॉप 6 बैट्समैन है श्रीलंका के, उनमें 4 लेफ्ट हैंडर्स हैं, जिनमें 3 बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, राजपक्षे, गुणतिलके, ये सभी वो बैट्समैन है, और श्रीलंका। क्या आप अश्विन को खिलाने पे अटेम्प्ट होंगे? और अश्विन को आप खिलाते हैं तो आप किसको ड्रॉप करेंगे? शुरुआत इसी सब्जेक्ट से कर लेते हैं। दो विकल्प हैं भारत के पास, या तो आप अश्विन को खिलाएं या फिर अक्षर पटेल को खिलाएं। और अगर आप रवि बिश्नोई और युजवेंद्र चहल के साथ 11 में अगर आप टीम के साथ जा रहे हैं तो फिर प्रेफरेबल चॉइस होगा अश्विन को खिलाना, और दीपक हुड्डा को अनफॉर्चुनेटली बाहर जाना होगा। और फिर इसी प्रकार के कॉम्बिनेशन के साथ आपको मैदान में उतरना होगा। सबसे पहला काम भारत को करना है कि वापस आपको 5 बॉलर हार्दिक पांड्या 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ आपको उतरना होगा, क्योंकि आपके पास एक और एक्स्ट्रा सीमर का बफर है नहीं यहाँ पर। आपको एक और बॉलर टीम में रखना, 11 में रखना होगा। और ऐसी बात होती है तो फिर आपको अश्विन को खिलाना होगा, क्योंकि आपके पास युजवेंद्र चहल और रवि बिश्नोई है। तो मेरे हिसाब से वेग परिवर्तन होना चाहिए और भारत को इसी कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना चाहिए। राजकुमार सर, आप जो टीम मैं एक बार बता देता हूं, जो हमने संभावित 11 यहाँ पे बनाई है। सब भाई आपको बता देते हैं, रितेंद्र आपको भी, रोहित शर्मा, के राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव 4 पे, दिनेश कार्तिक को हमने यहाँ पे रखा है 5 में, हार्दिक पांड्या 6 पे, अश्विन 7 पे, ऋषभ पंत को भी हम टीम में रख रहे हैं यहाँ पर, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह, ये हमारी टीम है। यानी कि हमने यहाँ पे दीपक हुड्डा को हटा के दिनेश कार्तिक को हम टीम में रखना चाह रहे हैं, क्योंकि मैच फिनिशर का रोल देना चाह रहे हैं। दीपक हुड्डा को अगर आप गेंदबाजी नहीं करा रहे तो टीम में जगह भी नहीं बनती। जी रितेंद्र। देखिए राजीव, मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपको अश्विन को तो लेके आना होगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की, और रवि बिश्नोई को ड्रॉप किया लेकिन हमने यहाँ पे, तो जी हाँ, आई थिंक दैट्स अ गुड मूव। क्योंकि अगर हम लेफ्ट हैंडर्स की बात करते हैं श्रीलंका की, वो ताबड़तोड़ फॉर्म में है, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए यू गॉट टू हैव समबडी विद ऑल द एक्सपीरियंस। क्योंकि राजीव देखिए, बॉलिंग तो आपको स्ट्रेंथन करनी होगी, और कल के मैच के बाद कहीं ना कहीं अब हमें ये पता चल गया कि हमारी बॉलिंग अंडर प्रेशर स्कम्प कर सकती है। भुवनेश्वर कुमार टॉप क्लास फॉर्म में थे अगर हम पिछले मैच की बात करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन कल जब प्रेशर आया और 19 रन उस ओवर में जाना, ये दर्शाता है कि प्रेशर टॉप से टॉप बॉलर पे भी आ सकता है। तो अब आपको देखिए वो खाना कवर करना होगा, आपको बॉलर एक्सपीरियंस ऐड करना होगा। सीमर मोहम्मद शमी आपके पास नहीं है, और अब आपके पास स्पिनर जो एक्सपीरियंस आपके रैंक्स में है वो अश्विन है। तो आई एम श्योर कि अश्विन की अब जगह बनती नजर आ रही है। बिल्कुल। सबा भाई, आप कैसे देख रहे हैं? अगर यहाँ पर आवेश खान फिट जाते हैं और आप अश्विन को भी टीम में लाना चाहते हैं, तो 2 चेंजेस आप कौन से करना चाहेंगे? जी, अगर आवेश खान फिट हो गए तो फिर आपको एक और एक्स्ट्रा स्पिनर की जरूरत नहीं है। मैं उस हालत में बता रहा हूं कि अगर आवेश खान फिट नहीं है, यानी आप रवि बिश्नोई और चहल दोनों के साथ जाएंगे? मैं देखिए, मेरे पास 2 विकल्प हैं, या तो मैं अक्षर पटेल को खिलाऊंगा या फिर मैं आपको खिलाऊंगा। मैं जहां तक देख रहा हूँ, रवि बिश्नोई इज बेसिकली, मैं ये देख रहा हूँ कि रवि बिश्नोई की जो गेंदबाजी होती है वो लेग स्पिनर कम, वो अंदर आने वाली गेंदें ज्यादा डालते हैं। इसका मतलब ये भी है कि वो लेफ्ट हैंडर के विरुद्ध भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे। अक्षर पटेल को अगर मैं 11 में खिलाता हूं तो मेरी जो बल्लेबाजी है वो नंबर 7 पर तगड़ी हो जाएगी, क्योंकि अक्षर पटेल ने उस नंबर पे आके रन बनाए हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में। या तो मेरे पास यही 2 विकल्प है, या मैं अश्विन को खिलाऊंगा या फिर मैं अक्षर पटेल को खिलाऊंगा, और फिर दीपक हुड्डा की जगह पे इन दोनों में से एक खिलाड़ी अंदर आएगा। सिर्फ यही मैं चेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर आवेश खान फिट नहीं होते हैं तो। आप कैसे देख रहे हैं राजकुमार सर, जो 11 हम दिखा रहे हैं अभी? बिल्कुल राजीव, मेरा भी यही मानना है कि शायद हुड्डा की जगह मैं चाहूंगा कि इस टीम में अश्विन शामिल हो, जिससे हम 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ खेलें और बल्लेबाज थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी लें। और मुझे लगता है कि कैपेबल हैं भारतीय बल्लेबाज
कि वो ज़रूरत नहीं है कि आपको नंबर 7 पर या नंबर 8 पर एक बल्लेबाज चाहिए। अगर हम नंबर 7 तक बल्लेबाजी कर रहे हैं तो ये एक T20 मैचेस के लिए सफिशिएंट बैटिंग है, और स्पेशलिस्ट 5 बॉलर्स के साथ भारत को जाना ही होगा क्योंकि बहुत क्रूशल मैच है और एक ऑफ स्पिनर की बहुत सख्त ज़रूरत है। मुझे लगता है अश्विन का खेलना ज़रूर खेलना चाहिए उनको इस पर्टिकुलर मैच में। रितेंद्र, मैं शोएब अख्तर को सुन रहा था, उनका कहना था कि भारतीय मिडिल ऑर्डर इसलिए नहीं चला कि जो भी आ रहा था वो फेंटी लगाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि ऑल आउट अटैक की जो रणनीति लेके आया उससे नुकसान हुआ भारतीय टीम को 20 से 25 रन। क्या श्रीलंका के खिलाफ थोड़ी संभली हुई बैटिंग आप देखना चाहेंगे? भले ही आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, बट जिस ऑल आउट अटैक के मोड में आए थे ऋषभ पंत हो, सूर्य कुमार यादव या हार्दिक पांड्या, इनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा तभी आप जीत पाएंगे, अच्छे स्टार्ट को कन्वर्ट कर पाएंगे बड़े स्कोर्स में। हाँ जी राजीव, बिल्कुल। देखिए, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा तो संभलना होगा। बहुत अच्छा इंडिया को स्टार्ट मिला और वहां से लग रहा था शायद भारत 200 रन आराम से करेगा, जैसे रोहित और केएल राहुल खेले, लेकिन वहां से हमारी बल्लेबाजी डगमगाई थैंक्स टू विराट कोहली, क्योंकि वो जो फॉर्म पकड़ लिए थे, अगर हम कल की बात करते हैं, आई थिंक दैट वाज विंटेज विराट कोहली। वही कारण था कि हम 180-181 रन पे पहुंचे हैं। लेकिन मिडिल ऑर्डर का कल कहीं ना कहीं कोलोसल फेलियर था। हार्दिक पांड्या से बहुत उम्मीद थी, सॉफ्ट डिसमिसल था उनका। सूर्य कुमार यादव ने बल्ला चलाया। ऋषभ पंत की हम बात करें, ऑफ कलर नजर आए। तो बहुत जरूरी है जो हमारा मध्य क्रम है, जिसकी हम इतनी तारीफ कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली फायर पावर, तो उनको तो कहीं ना कहीं रन्स बनाने होंगे। अच्छी बात है, विराट कोहली की एक चिंता थी ये एशिया कप शुरू होने से पहले, लेकिन विराट कोहली ने बड़ी फॉर्म को पकड़ लिया है, तो वो जो खाना है वो कवर हो गया है। रोहित अच्छी फॉर्म में नजर आए। केएल राहुल ने जिस तरह बल्लेबाजी की, अगेन ही हैज बीन ब्लेजिंग ऑल सिलेंडर्स। तो मिडिल ऑर्डर पिछले मैच में थोड़ा ऑफ कलर लगा है, बट वी हैव इट इन अस, तो वहां पे ज्यादा चिंता नजर नहीं आ रही है। बट एंड ऑफ द डे जो बॉलिंग क्रम है, देखिए आप, हमें खुद कंफ्यूजन हो रही है। अक्षर पटेल, आर अश्विन, चहल, बिश्नोई, कौन सा सीमर, दीपक हुड्डा, तो टीम मैनेजमेंट का क्या हाल होगा? तो वहां पे बहुत काम करने की जरूरत है। सवा भाई, अब एक और सवाल जो जहन में आता है कि जैसे ही नॉकआउट मैचेस शुरू होते हैं, भारतीय टीम की कमी क्यों सामने आने लगती है? आपने हमेशा पिन पॉइंट किया कि हम बायलैटरल सीरीज में बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन जैसे ही नॉकआउट मैचेस शुरू होते हैं या आईसीसी टूर्नामेंट शुरू होते हैं, वो प्रेशर दिखने लगता है भारतीय टीम में। आपको भी इस बात का एहसास हुआ कि जैसे ही सुपर 4 के मैचेस शुरू हुए, वो प्रेशर ऑटोमेटिक क्रिएट होने लगता है भारतीय टीम पे? हाँ राजीव, और इसी वजह से तो कई सारे एडिक्शन हुए हैं सबको साथ में। पैडी ऑप्शन को इस समय शामिल किया गया है, क्योंकि भारतीय टीम को भी एहसास होने लगा है कि जब हाई प्रेशर इनकाउंटर्स आता है, जब बड़ा टूर्नामेंट आता है, वहां पर कठिन मुकाबलों में, नॉकआउट इनकाउंटर्स में हम दबाव की वजह से ढीले से पड़ जाते हैं, हमारा प्रदर्शन उतना अच्छा होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि यही समय है इन गलतियों को सुधारने का, यही समय है इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का और एंजॉय करने का, जो हम अक्सर करते आते हैं बायलैटरल एंगेजमेंट्स में। और यही तो हम लोग सवाल कई बार उठाए जाते हैं कि बड़े जब मैचेस होते हैं या फिर जब विश्व कप होता है या फिर इस प्रकार का एशिया कप हो रहा है, तो वहां पर हम अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाते हैं, जबकि सभी का मानना है कि हमारे अंदर बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अब सूर्य कुमार यादव के बारे में हम लोग इतनी तारीफ करते आ रहे हैं, मैं कहता हूं कि तारीफ जायज होगी, पर अब मैं देखना चाह रहा हूं कि ये एशिया कप के मैचेस में, बड़े मैचेस में वो किस प्रकार के रन बनाते हैं। अब आने वाले समय में विश्व कप में उनकी जगह पक्की हो गई है, उन्होंने अपनी जगह सीमेंट कर ली है, अच्छा प्रदर्शन दिखा कर बायलैटरल एंगेजमेंट में। पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो अब स्टेप अप करे और मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दें विश्व कप में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ केएल राहुल को उस प्रकार का प्रदर्शन देने के लिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हार्दिक पांड्या को, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऋषभ पंत को, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने गेंदबाजों को उस प्रकार का प्रदर्शन करने के लिए। तो यही तो बहुत सबसे बड़ा इम्तिहान है और यहीं पर हमारे देश को अच्छा करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि थोड़ा और मेहनत करेंगे, थोड़ा और क्लैरिटी के साथ हम अगर प्रदर्शन दिखाएंगे और हमारी तैयारी अच्छी होगी, तब हम शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं और इस तरह के मुकाबले भी जीतेंगे और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स भी हम जीत पाएंगे। अब राजकुमार सर, क्योंकि अगर आप दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत में किसी एक को चुनना हो, अब एशिया कप में हमने 2 मैचेस देखे जहां पे एक में कीपिंग दिनेश कार्तिक ने की, दूसरे में ऋषभ पंत ने, यानी कि टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड ही नहीं किया कि आपका नंबर 1 कीपर कौन है और नंबर 2 कीपर कौन है। अब ऐसे में इतना क्रूशियल मैच है श्रीलंका के खिलाफ, क्या आप दोनों को खेलते यहाँ पे देख रहे हैं? और अगर दोनों खेल रहे हैं तो फिर बैटिंग में दिनेश कार्तिक जाहिर सी तौर पे नीचे जाएंगे, ग्लव वर्क कौन करता आपको नजर आ रहा है?
नहीं राजीव, मैं चाहूंगा कि दोनों में से एक ही खेले और ऋषभ पंत पिछला मैच खेले हैं, अनफॉर्चुनेटली एक गंदा शॉट मारकर, रिवर्स स्वीप मारकर वो आउट हुए हैं, तो लेकिन उनको ये गंदा शॉट कितने साल से खेल रहे हैं, जब चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो चलता ही रहता है ऋषभ पंत। उनको और मौका दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि वो एक मैच विनर हैं और ऑन हिज डे वो अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर भारत 6 स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों के साथ और 5 गेंदबाजों के साथ खेलेगा तब भी मुझे लगता है इतनी बैटिंग काफ़ी है, और आपको एक और एक्स्ट्रा बैट्समैन ऐड करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर देखें अश्विन अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, और कल जिस तरह कुलदीप रवि बिश्नोई ने जिस तरह के 2 शॉट मारे तो उससे आइडिया लगा कि वो भी बल्लेबाजी कर सकते हैं और भुवनेश्वर कुमार भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा बल्लेबाजी की ज़रूरत नहीं है, और मुझे लगता है कि एक ही विकेट कीपर खेलना चाहिए, और दिनेश कार्तिक जो कि जिनको कि एक रोल डिफाइंड है कि वो मैच फिनिशर हैं, लेकिन अगर उनसे पहले आप हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत को मौका देना चाहते हैं तो उनको और मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को एक मौका और दिया जाना चाहिए। रितेंद्र, आप किसको चुनेंगे अगर दोनों लेग स्पिनर्स में से एक के साथ जाएं, क्योंकि जैसा कि सभा भाई ने डिस्क्राइब किया उससे हम सब सहमत हैं कि एज अ स्पिनर ही उनको देखना चाहिए, बट अगर आपको चहल और बिश्नोई में से किसी एक को चुना और एक बॉलर ऐड करना हो तो आप किसको ड्रॉप करेंगे? लुक, यहाँ पे हमें चहल को देखिए उसके साथ जाना होगा, क्योंकि वो आपके प्रूवन मैच विनर है, एक्सपीरियंस उनके पास है। कल का मैच उनका बहुत हल्का गया है, देखिए उसमें आप डिनाई नहीं कर सकते, बहुत हल्की बॉलिंग की है, वहां से मैच भी खुला है, ऑफ कलर नजर आए हैं, और आपके चैंपियन बॉलर को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, बट मुझे लगा शायद ज्यादा फ्लाइट कर रहे थे, उनको लगा शायद विकेट्स आएंगी, तो उनके पास प्लान बी नजर नहीं आया। नहीं, लाइन की प्रॉब्लम थी रितेंद्र, लेफ्ट हैंडर को अगर आप पैर पे फ्लाइट करेंगे, आप गुगली डाले चाहे जो, वो उनके रडार पे है। तो कल जो मेन प्रॉब्लम थी, आपने भी देखा लेग स्टंप के बाहर पैर पे आपने बॉलें डाली और बहुत आसानी से नवाज ने आपको मैदान के बाहर फेंका। तो एक्चुअली लाइन पे काम करने की जरूरत है, जो किया नहीं है युजवेंद्र चहल ने। जी राजीव, देखिए अगर हम चहल की ऐसी बात करें, देखिए आपके सीनियर बॉलर कल थे चहल, लेकिन ऐसा लगा कि सीनियर बॉलर बिश्नोई हैं, क्योंकि वो बेहतर बॉलिंग कर रहे थे, उनकी जो ट्रैजेक्टरी थी बेटर नजर आ रही थी, बेटर तैयारी नजर आ रही थी। तो अगर ऐसा होता है तो वो चिंता का विषय है, क्योंकि आपका चैंपियन बॉलर स्ट्रगल कर रहा है और आपका जो वो बॉलर जिसको शायद खेलने का ज्यादा चांस नहीं था वो प्रतिभा दिखा रहा है। तो यहाँ पे चहल को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। I think he will get his opportunity again. बिश्नोई को शायद आराम दिया जाएगा, but again Chahal has to come up with flying colors. राजीव, ये समय है जब हमें पता होना चाहिए वॉक इन कि हमारे T20 वर्ल्ड कप के लिए राहुल, रोहित, विराट कोहली, आपका मध्य क्रम ये है, बॉलर्स आपके ये हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं चेंजेस की। भुवनेश्वर ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, चहल ने अच्छी बॉलिंग नहीं की है, और अगर आपका चौथा सीमर कौन है, कौन आएगा आप T20 वर्ल्ड कप में? अर्शदीप का कॉन्फिडेंस थोड़ा नीचे नजर आ रहा है, और वर्ल्ड कप को ज्यादा दिन बाकी नहीं है, श्रीलंका के साथ क्रूशियल मैच है, तो बहुत सी बातचीत की जरूरत है। और यहाँ पे देखिए सक्षम प्लानिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि T20 वर्ल्ड कप आ जाए और आप सोच रहे हैं कि आपकी 11, आपका बॉलर, आपका स्पिनर कौन है। सभा भाई, थोड़ी बात विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी कर लेते हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी विराट कोहली की कल, बड़ी उन्होंने दिल से बातचीत की, और खास तौर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जिस तरह से उन्होंने अर्शदीप का बचाव किया, जिस तरह से पाकिस्तान मैच को लेकर बातचीत हुई, अपने फॉर्म को लेकर उन्होंने बात की, कप्तानी छोड़ने को लेकर बात की, और ये सब बात इसलिए आ रही क्योंकि बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। क्या एक और अर्शतक, यानी कि अर्शतकों की हैट्रिक हम देख पाएंगे श्रीलंका के खिलाफ? मैं तो शतक की उम्मीद कर रहा हूँ। मैं तो पिछले मैच में भी उम्मीद कर रहा था कि जो स्ट्राइक रेट उन्होंने पहले मैच में दिखाया था उसमें भी बढ़ोतरी होगी, पर चूंकि स्थिति कुछ इस प्रकार की बन गई, विकेट गिरते रहे, इसीलिए एक अलग प्रकार का रोल अदा करना पड़ा विराट कोहली को, और उसी की बदौलत ही भारत ने 181 रन बनाए। पर ये जो मुकाबला है श्रीलंका के विरुद्ध, वहां पर अगर यही फॉर्म देखने को मिलेगा जो लय नजर आ रही है विराट कोहली के बल्लेबाजी में, जिस अप्रोच के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस क्लैरिटी के साथ वो जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए, वही जो पुराना रोल रहता था टीम में, उसी प्रकार के रोल को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। तो ये सारे संकेत बहुत अच्छे हैं विराट कोहली के लिए भी और भारतीय टीम के लिए भी, और मुझे लगता है कि दूसरी छोर से उनको सपोर्ट मिलता रहा
तो वो स्ट्राइक रेट जो 134 135 का है वो बढ़कर निश्चित रूप से 144 145 या फिर 150 का भी हो सकता है जी। तो ये एक बहुत अच्छी बात रहेगी विराट कोहली के लिए भी और भारतीय टीम के लिए भी। राजकुमार सर, चलते चलते विराट ने भी कहा कि जब ऊपर वाला आपसे नाराज होता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कितना भी हाथ पैर मार लें, और जब ऊपर वाला साथ है तो फिर आप फिर राजा हैं। तो क्या विराट कोहली अब दोबारा से सुल्तान बन चुके हैं और एक और बड़ी पारी का इंतजार हम सब करें? बड़ी अच्छी बात की है राजीव, भगवान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है और बोला है कि वही है सब कुछ करने वाला। तो इन अ वे बड़े हम्बल स्टेटमेंट है और अच्छी बात है कि वो इस तरफ जा रहे हैं, मतलब मेडिटेशन की तरफ, और भगवान की और उनका झुकाव है जो शुरू से ही था काफ़ी। लेकिन जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, थोड़ा समय खराब होता है तो आपको ज़्यादा याद आती है इन सब चीज़ों की। लेकिन हाँ, अच्छी बात है कि दोबारा वो लय में नज़र आ रहे हैं और इसी तरह कंटिन्यू कर रहे हैं और भारत को मैच जिताते रहें। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है विराट कोहली के इर्द गिर्द एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी घूमती नजर आ रही है और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय बल्लेबाज विराट के इर्द गिर्द चले तो, लेकिन अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते रहे ताकि वो जो 20-25 रन शॉर्ट रह गए पाकिस्तान के खिलाफ, वो श्रीलंका के खिलाफ कम से कम ना देखने को मिले। हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना।